हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी एजम्पशंस, इसकी एक्सेप्शंस। तो उससे पहले हम कुछ एक टर्म्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो ये कहता है डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच शोज वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये बताना है कि कोई जो कंज्यूमर है वो एक टाइम पर किसी भी कमोडिटी की, किसी वस्तु की अलग अलग प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जैसे कि अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई पेन है, ठीक है, उसका जो प्राइस है हम मान लेते हैं आज उसका प्राइस 10 रुपीज़ है। तो मैं उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ, मान लीजिए मैंने एक क्वांटिटी खरीदी। अगर कल उसका प्राइस कम हो जाता है, 9 रुपीज़ हो गया, तो मैं उसकी 2 क्वांटिटी खरीदूंगी। फिर उसका प्राइस और कम हो जाता है, मान लीजिए 8 हो गया, मैंने उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, 3 कर दी। अगर फिर वो कम हो जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, ये कहता है जैसे अभी हमने बताया था, एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर मैं किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हूँ। जो ये शेड्यूल बनता है इसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ओके, अब ये क्या था, हमने सिर्फ यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात की है। जब हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। वहीं अगर इसी चीज को मैं 2 कंज्यूमर की बात करती हूँ, मान लीजिए ये जो डिमांड है ये मेरा एक कंज्यूमर ए है, मैंने ए की बात की है सिर्फ, तो ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। यहीं अगर मैं 2, 3, 4 जितने भी कंज्यूमर की बात करती हूँ, मान लो ए, बी, सी, डी, इनकी बात कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। जिसके मान लीजिए ए था, अब हम बात करते हैं बी की भी इसके साथ। मान लीजिए यहाँ पे ये बी है, अगर हम बी की भी बात कर रहे हैं, जब प्राइस 10 है तो बी इसकी 2 क्वांटिटी खरीदता है। जब प्राइस कम हो गया, 9 हो गया, तो बी ने क्या कर दिया, डिमांड इंक्रीज कर दी, 3 कर दी। फिर प्राइस 8 हो गया तो डिमांड इसने 4 कर दी। फिर प्राइस 7 हुआ, इसकी डिमांड 5। यहाँ पे क्या हो गया, अब हम ए की भी बात कर रहे हैं और बी की भी, 2 कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। आगे समझ, डिमांड शेड्यूल क्या कहता है कि किसी कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पे जितनी भी क्वांटिटी खरीदने के लिए कोई कंज्यूमर तैयार होता है, रेडी टू बाय होता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कहती है जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व बनती है वो डिमांड कर्व होती है। जिसकी मान लीजिए अब हम पहले हम सिर्फ ए की बात करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड आती है। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पे हमेशा क्वांटिटी शो की जाती है और जो वाई एक्सिस होती है उस पे हमेशा प्राइस शो किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें इनको, तो जब हमारी क्वांटिटी 10, जब प्राइस हमारा 10 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 1। जब हमारा प्राइस 9 हो गया तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। जब हमारा प्राइस 8 हुआ तो हमारी क्वांटिटी 3 हो गई, और जैसे ही प्राइस 7 हुआ क्वांटिटी 4 होगी। तो जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे आपस में, जो इनके कॉर्नर्स हैं, तो जो ये कर्व बनती है इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ऑलवेज क्या होती है, स्लोप्स डाउनवर्ड। इस डिमांड कर्व पे एक पर्सन के दिखा रहे हैं डिमांड और जो उसका प्राइस है वो, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगी। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं तो ये मार्केट डिमांड कर्व कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनती है। तो एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं हम मार्केट डिमांड कर्व। तो देखो जैसे कि हमने
शेड्यूल में एग्जांपल लिया था, सेम वही एग्जांपल है कि मान लीजिए जब हमारा प्राइस 10 है तो जो यहाँ पे हमने दो कंज्यूमर्स लिए हैं, ए और बी। ए की जो डिमांड है वो 1 और बी की जो डिमांड है वो 2। जब प्राइस कम हो गया तो ए उसकी 2 डिमांड करता है और बी 3। फिर उसके बाद जब प्राइस 8 हो जाता है तो ये 3 क्वांटिटी डिमांड करता है और ये 4। इसी तरीके से जब प्राइस 7 हो जाएगा तो जो ए है वो उसकी 4 क्वांटिटी डिमांड करता है और जो बी है वो 5। जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो पहले हमें इनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको टोटल करना पड़ता है। जैसे कि 1 + 2, 2 + 3, जितनी भी जिसकी जो भी डिमांड है उसको पहले टोटल करना पड़ता है। अब हमें इन चीज़ों को जो है वो ग्राफ के ऊपर शो करना है। जैसे कि मान लीजिए जब हमारी जो प्राइस है वो 10 है तो हमारी डिमांड कितनी है 3। जब हमारा प्राइस 9 है तो हमारी डिमांड कितनी है 5। जब प्राइस 8 है तो हमारी डिमांड है 7 और जब प्राइस 7 है तो हमारी डिमांड है 9। और प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे शो किया जाता है और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे शो की जाती है। और जब हम इनके कॉर्नर्स को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनता है, मार्केट डिमांड कर्व। ये होती है हमारी मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो हमारी जो कर्व बनती है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है। जब हम एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जितने भी कंज्यूमर्स की बात करते हैं टोटल की, जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो वो होती है हमारी मार्केट डिमांड कर्व। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, +1 में, +2, BCom, MCom, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो जो ये टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ये हमें रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। मतलब कि किसी भी वस्तु का प्राइस और उस प्राइस के ऊपर कितनी हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमें एक बात जरूर याद रखनी है जो कि है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कहता है हमें सिर्फ प्राइस पर फोकस करना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इक्वल रखना है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स डिस्कस किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स, उनकी हम बात कर रहे हैं कि ना ही तो हमारे टेस्ट में कोई चेंज होगा, ना ही हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्सटीट्यूट्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, उन गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होगा, ना ही हमारी इनकम में कोई चेंज होगा, ना ही हमें ये लगेगा कि फ्यूचर में कोई प्राइस चेंज होने वाला है। वो सब चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, समान रहेंगी। तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क करता है, वो काम करता है। तो क्या कहता है ये कि ये किस किस के बारे में रिलेशन बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बारे में। मान लीजिए हमने वही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पेन का एग्जांपल ले रहे हैं। जो पेन है उसका प्राइस पहले 10 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 खरीद रहे थे। वही अगर प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। फिर प्राइस कम हो जाता है तो हम और ज़्यादा खरीदेंगे, फिर कम हो जाता है तो हम और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन बता रहा है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। किसका, किसी भी कमोडिटी का। हमने पेन का एग्जांपल लिया, कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। लेकिन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी जो भी चीज़ें रह गए हैं, अदर फैक्टर्स जो भी हैं, उन सबको हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। एक बात और हम याद रखते हैं, जो ये है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि होता है सेटेरिस पैरिबस। अगर कोई हमसे पूछता है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट,
कि बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको कांस्टेंट रखना है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो ठीक है, अगर हम इसको शो करना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि जब हमारा जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या रहेगी, कम होगी, और वही अगर जो हमारा प्राइस है वो कम होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो हमारा प्राइस और जो हमारी डिमांड होती है उसके बीच में हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। इसलिए इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। वहीं अगर अब हम इसकी एजम्पशंस की बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या क्या होती हैं, तो सेम वही एजम्पशंस होती हैं जो अभी हमने डिस्कस किए कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो क्या क्या एजम्पशंस रहेंगी, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। ना ही कि हमारी टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज होगा, ना ही फ्यूचर में हम ये सोचेंगे कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो रहा है, तो किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं होगा, सब के सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यही इसकी एजम्पशंस होती हैं। तो वहीं अगर अब हम एक बात और यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, सिर्फ हमें ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। किसकी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, कम या ज़्यादा, वो बताता है ये, लेकिन ये अमाउंट नहीं बताता। ठीक है, तो ये क्या बताता है, सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है कि चेंज इन डिमांड, की डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये डायरेक्शन बताएगा। और प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो हमेशा क्या होती है, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये क्यों होती है स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका क्या रीज़न है, और जो लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, जो रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो वो उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेन फोकस हमें प्राइस के ऊपर करना है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि ये क्या कहता है, बाकी सब चीज़ों को क्या करना है, हमें कांस्टेंट रखना है। सिर्फ फोकस किसके ऊपर रखता है, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस पर। ये सिर्फ रिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच में बताता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक टाइम पे आके हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, उस चीज़ को कम यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे घर में डेली दाल बना लेते हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा, हम उस दाल से ऊब जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि इस सब्जी को बनाना बंद करो। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया। हम उस चीज़ को तभी यूज़ करेंगे अगर अब जो उसका प्राइस चल रहा है वो इस प्राइस से कम पे अगर हमें मिलेगी तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक टाइम पर आकर हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाता है और हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम तभी यूज़ करेंगे अगर उसका जो करंट प्राइस चल रहा है हमें वो उससे कम पे तो मिलेगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है जैसे कि जो हमारी रियल इनकम होती है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है ए, इसको पर डे 200 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, इसकी इनकम पर डे 200 रुपीज़ है। ये इस 200 रुपीज़ में जो एप्पल खरीदता है, एप्पल का प्राइस हमने मान लिया 50 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, तो इस 50 रुपीज़ पर केजी में ये 200 रुपये में कितने एप्पल खरीद लेगा, 4 केजी। ठीक है,
अगर मान लीजिए कल एप्पल का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ हो जाता है, 40 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, तो ये कितने खरीद पाएगा? पहले ये 50 रुपये के थे तो ये 4 किलो खरीद रहा था, ठीक है। अब 40 रुपये के सेब मिलते हैं इसको, तो ये 40 रुपये में अगर ये 4 किलो खरीदता है तो ये कितने खरीदेगा? इसके कितने रुपए बनेंगे? 160, ठीक है। इसके पास 4 किलो सेब खरीदने के बाद भी इसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 40 रुपीज़ इसके पास बच जाते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारी इनकम क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई ना। इनकम कब बढ़ी? जब यहाँ पे एप्पल का जो प्राइस है वो क्या हो गया? कम हो गया। इस प्राइस के कम होने से हमारी जो रियल इनकम है वो क्या हो गई? बढ़ गई। और वो बढ़ गई तो हो सकता है अब हम इसमें, पहले वो 4 किलो खरीद रहा था, अब वो 5 किलो खरीद ले, तो ये क्या हुआ? उसकी इनकम बढ़ गई। प्राइस कम होने से इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो ये होता है इनकम इफेक्ट, कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है हमारी इनकम बढ़ेगी, और रियल इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इसमें टी और कॉफ़ी, ठीक है। मान लीजिए जो कॉफ़ी का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो क्या, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहता है कि एक चीज़ का प्राइस क्या हो गया? हालांकि टी का प्राइस तो वही है, लेकिन इसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कहता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या कहता है कि जब दो चीज़ एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती हैं तो एक चीज़ का प्राइस कम होने या ज़्यादा होने की वजह से दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? कम या ज़्यादा। अगर मान लीजिए हमारा कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से हमारी टी की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन ऐप्स से जब हम शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी टाइम बिग बिलियन डेज वगैरह की जो हमें स्कीम्स मिलती हैं, इन ऑफर्स में क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट, ठीक है, महंगे होते हैं वो क्या मिलते हैं? कम रेट पे मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी रिसेंट एक सेल आई थी जहाँ पे जो आईफोन थे वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कम में मिल रहे थे। वो क्या हुआ? उन चीज़ों का प्राइस क्या हो रहा था? वहाँ पे कम हो रहा था। प्राइस कम होने की वजह से जो लोग पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब वो उसको ले रहे थे, ठीक है। लोग बढ़ गए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए, कंज्यूमर्स बढ़ गए तो डिमांड अपने आप बढ़ गई। ये क्या हुआ? प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो बेस्ट एग्जांपल इसमें आता है, जैसे कि मान लीजिए मिल्क। अब जो लोग दूध है, ठीक है, मान लो अगर दूध का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम दूध को सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ पीने के लिए, चाय बनाने के लिए। अगर वही मिल्क हमें कम रेट में मिल रहा है, ठीक है, सस्ते दाम में मिल रहा है, तो हो सकता है उस दूध को हम पिए भी गए, उस दूध से चाय भी बनेगी, उस दूध से हम दही भी बना लेंगे, पनीर भी निकाल लेंगे। ये क्या हुआ? प्राइस के कम होने से हम उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए वो, ठीक है। और वहीं अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम उसको सिर्फ एक यूज़ के लिए ही खरीदेंगे और उसकी डिमांड क्या होगी? उस टाइम पे कम होगी। तो ये होता है डिफरेंट यूजेस। अगर हम किसी चीज़ को बहुत सी जगह पे यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस के कम होने से क्या होगी? डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगी। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस कि किन वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बनता है, और ये जो हमारी डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। जो अभी हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन एक्सेप्शंस का मतलब होता है उसका उल्टा। ये कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है कुछ कुछ चीज़ों पे। ये कहता है कि वहाँ पे प्राइस और डिमांड में क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी
कम हो रही है। ये कब होता है? जब एक्सेप्शंस वर्क करती हैं उस टाइम पे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसको हम वेबलेन गुड्स भी बोलते हैं। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने वर्ड दिया था वेबलेन अपने नाम पे, जिनका नेम है टी वेबलेन, उन्होंने ये दिया था। तो ये कहता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर वेबलेन गुड्स कौन सी होती हैं? ये होती हैं दिखावे की वस्तुएं, जो हम सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए लेते हैं कि भी हम इतने अमीर हैं। जैसे कि मान लीजिए ज्वेलरी, डायमंड्स, इसमें वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम कब खरीदेंगे? दिखावा हम कब करेंगे? अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। डायमंड अगर महंगा होगा, जितना महंगा होगा उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये कहता है दिखावे के लिए जब हम चीज़ें खरीदते हैं ना, प्राइस के ज़्यादा होने पे हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, ये होती हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ज्वेलरी, डायमंड्स वगैरह। सेकंड इसमें आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना देना। जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर कभी कभी ये अपने माइंड में सोच के ही चलता है कि अगर मान लो किसी चीज़ का प्राइस कम है ना, तो ये तो घटिया क्वालिटी की होगी, ये तो लेने का फ़ायदा ही नहीं है। ये होती है इग्नोरेंस, कि वो अपने माइंड में सेट ही करके रखता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है तो इसका मतलब वो घटिया क्वालिटी की है, उसको लो ही मत। तो ये क्या कहता है? तो ये क्या हो गया? प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास गिफन गुड्स। ये जो है सर रॉबर्ट गिफन, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनके नाम पे लिखा गया था। उन्होंने ये नाम दिया था गिफन गुड्स। ये एक तरह की इंफीरियर गुड्स होती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ये गुड्स कहती हैं कि अगर इनका प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड कम होगी, अगर इनका प्राइस ज़्यादा होगा तो इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे उनका प्राइस कितना भी हो, ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए, इनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में ये LPG गैस सिलेंडर होते हैं, ठीक है। पहले ये मिलते थे शायद 600 रुपये के, आज ये 930, 950 के हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं ना, हमने वो चीज़ छोड़ी तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो ये क्या हुआ है? प्राइस बढ़ने पे भी इनकी डिमांड तो बढ़ ही रही है। तो ये हो गया नेसेसरी गुड्स, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम है तब भी इनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ज़रूरी ही है हमारे लिए, ठीक है। देन आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस होती है कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ें, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया LPG गैस का। मान लीजिए आज वो 950 का है, ठीक है। कल वो इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे उसको, मान लो 1000 कर देते हैं या 1100 रुपये कर देते हैं, तो क्या होगा? हम उसको 900 में ही आज ही उसको लेने की कोशिश करेंगे ना। तो ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर में, हालांकि आज उसका प्राइस ज़्यादा है, फिर भी हम उस ज़्यादा प्राइस पे भी डिमांड उसकी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस और भी ज़्यादा आगे चला जाए, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ये चीज़ें हैं हमारे पास आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, जो सिर्फ दिखावे के लिए हम चीज़ें खरीदते हैं। देन इग्नोरेंस, कि हम ये मान के ही चलते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है तो वो घटिया क्वालिटी का ही होगा। देन गिफन गुड्स, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता है, जैसे कि ब्रेड। नेसेसरी गुड्स, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, इनका प्राइस चाहे कम हो ज़्यादा हो, इनकी डिमांड तो हमें करनी ही करनी है, इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। देन एक्सपेक्टेशंस, कि आज जो भी चाहे प्राइस ज़्यादा हो फिर भी हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमें हो सकता है फ्यूचर में इससे और भी ज़्यादा आगे प्राइस चला जाए। तो ये है एक्सेप्शंस, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। एक्सेप्शंस कहती हैं कि प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होगा, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम है तो डिमांड कम हो रहा है। ये होता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें हम 2 पॉइंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, एंड सेकंड इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। देखिए मूवमेंट कब होएगी डिमांड कर्व की? जब उसके खुद के प्राइस में चेंज होगा। अगर मान लो प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो रही है तो वो कहलाएगी एक्सटेंशन, की क्या होगी? डिमांड बढ़ गई, वो होता है एक्सटेंशन। कब? उसके खुद के प्राइस, ओनली ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी,
कोई भी वस्तु है उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड कर्व में चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इसमें आता है एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। तो एक्सटेंशन कब होगा? अगर हमारा प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। प्राइस के कम होने से जब डिमांड ज़्यादा होती है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। इसको अब हम एक ग्राफ पे देखते हैं। पहले देखते हैं एक्सटेंशन। जैसे कि मान लीजिए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो प्राइस क्या करना है, हमें कम करना है। जिसकी मान लीजिए पहले जो प्राइस था वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। तब हम एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं। जब प्राइस क्या हो गया, 5 रुपये हो गया, कम हो गया, तो हम कितनी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, 2 खरीद रहे हैं। ये क्या हुआ, प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। तो जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, ये होता है हमारा प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो कि है 1 और 2। तो ये क्या हुआ, जब हमारा प्राइस 10 है तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 1 खरीद रहे हैं। जब प्राइस 5 हो गया तो हम कितनी खरीद रहे हैं, 2। इसको जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो जो इनके ये डॉट कॉर्नर्स हैं इनको हम मिलाएंगे तो ये हमारी डिमांड कर्व बनती है। ये क्या हो रही है, एक्सटेंड होती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड कर्व। सेम एज इट इज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना। कम होने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो पहले 5 था तो हम क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, 2। वहीं अगर प्राइस बढ़ गया, 10 हो गया, तो हम क्वांटिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी क्या होगी, डिमांड क्या होगी, कम हो गई। इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो ये बनेगा, प्राइस कितना है, जब 5 था तो हम कितनी खरीद रहे हैं, 2। और वहीं अगर प्राइस 10 हो गया तो हम कितनी खरीद रहे हैं, 1। ये क्या हो गया, हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। जब ऊपर की तरफ होती है तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और जब बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अभी हमने मूवमेंट पढ़ा था। मूवमेंट का मतलब होता है उसी डिमांड कर्व पे ही हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व ही आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट करती है। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है इंक्रीज इन द डिमांड कर्व एंड सेकंड होता है डिक्रीज। देखिए इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। बढ़ेगा कब, जब मान लीजिए ये कहता है शिफ्ट तब होगी डिमांड कर्व। इसमें हमें प्राइस को नहीं देखना। मूवमेंट में हमने क्या कहा था, उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड कर्व चेंज होती है। लेकिन शिफ्ट कहता है प्राइस को मत देखो, अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं शिफ्ट। फैक्टर्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे कि मान लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो सब। ये कहता है जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो चेंज होगी, शिफ्ट होगी, तो उसको वो होती है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसमें 2 होते हैं, इंक्रीज इन और डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। पहले हम बात करते हैं इंक्रीज की। अब इसमें उसका प्राइस नहीं लेना, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए जो प्राइस है वो पहले भी 10 था, अब भी 10 है, लेकिन जो डिमांड है वो क्या हो रही है, पहले डिमांड कर्व हमारी 1 थी, अब डिमांड कर्व 2 होगी। डिमांड तो बढ़ रही है ना, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि चेंज किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से। ये होता है इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। और सेम एज इट इज इसमें जब हमारा प्राइस तो वही रहेगा, लेकिन जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, अदर फैक्टर्स की रीजंस की वजह से। मान लो इनकम कम होगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है इंक्रीज इन द डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। अगर इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो मान लीजिए जो ये हमारा प्राइस है ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड, पहले 1 फिर 2। जब प्राइस हमारा 10 था तो हम 1 ले रहे थे, प्राइस तो वही है लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई।
ये क्या हो गया हमारा, शिफ्ट हो गई, डिमांड कर्व आगे की तरफ चली गई, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन द डिमांड। सेम एज इट इज इसी में अगर हमारा प्राइस तो क्या है, वही 10 रुपीज़ ही है, ठीक है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो पहले कितनी थी, 2 थी, अब कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्या हुआ, हमारी डिमांड पीछे की तरफ आ गई। जब पीछे की तरफ आएगी ये क्या हो गया, डिक्रीज इन द डिमांड करो, ठीक है। तो यही चीज़ है, मूवमेंट होगी। मूवमेंट किस वजह से होती है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से, लेकिन जो शिफ्ट होता है वो किस वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स की वजह से जब हमारी डिमांड में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।